हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। यह वीडियो संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी सीरीज का 13वां भाग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले बाकी के वीडियोज अवश्य देख लें। पिछले वीडियो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस प्लेलिस्ट और सीरीज के माध्यम से आपको भारतीय शासन, संविधान आदि के बारे में काफी महत्वपूर्ण तथ्य समझने में आसानी होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, सरकार की संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था क्या है? ये सरकार का स्वरूप बताता है। अब संघीय व्यवस्था क्या है? ये राष्ट्रीय सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार है उनके बीच में संबंधों की प्रकृति के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण है, एक तो एकल सरकार, दूसरा संघीय सरकार। अब एकल सरकार क्या है? एकल या एकात्मक सरकार वो होती है जिसमें सारी की सारी शक्तियां और कार्य केंद्रीय सरकार में और केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है। ये एकात्मक सरकार, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है इसमें, और जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो काफी ज्यादा वीक होती हैं, कमजोर होती हैं। एकात्मक, समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। इसमें क्षेत्रीय सरकार काफी ज्यादा कमजोर होती है। इनका उदाहरण है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन। अब इस मैप में आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं वो एकात्मक सरकारें हैं वहां पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संघीय सरकार। संघीय सरकार क्या है? शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। इसका एग्जांपल है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि। अब इस मैप में आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर का है ये संघीय सरकार के एग्जाम्पल्स हैं। अब संघीय शासन का मतलब क्या है? संघीय शासन एक तरह का संघ या समझौता है, या संघ शासन एक नई राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न यूनिट्स या विभिन्न राज्यों के बीच में एक समझौते के तहत निर्मित किया गया है। अब ये जो संघीय इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, इन्हें काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूएसए में स्टेट कहा जाता है, राज्य, और स्विट्जरलैंड में कैंटोन कहा जाता है, और प्रांत कहा जाता है इसमें कनाडा में, और गणतंत्र इसे रूस में कहा जाता है। अब ये जो संघ शासन है ये भी दो रूपों में निर्मित होता है। पहला तो है एकीकरण से, दूसरा है विभेदीकरण से। तो एकीकरण वाले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य हैं, स्वतंत्र हैं, वे मिलकर एक बड़े और मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, जैसा एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा मामला जो है विभेदीकरण वाला, वहां एक बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है, जैसे कनाडा में। तो अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। यही अमेरिकी क्रांति जो 1775 से 83 के बाद हुई थी उसमें 1787 में बना। और अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, संघीय शासन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये हाथ मिलाए हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में तुलना करते हैं। तो संघीय सरकार में क्या है? दोहरी सरकार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। और एकात्मक सरकार में एकल राष्ट्रीय सरकार जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय सरकार कमजोर होती है। सेकंड पॉइंट है लिखित संविधान। और एकात्मक सरकार में लिखित, जैसा कि फ्रांस में, अथवा अलिखित संविधान दोनों ही हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है शक्ति का विभाजन संघीय व्यवस्था में होता है, और एकात्मक सरकार में शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, ये संघीय शासन में। और एकात्मक में सर्वोच्च हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है संविधान, जैसे ब्रिटेन में वहां की संसद संप्रभु है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संघीय सरकार में संविधान कठोर होता है, और एकात्मक सरकार में कठोर हो भी सकता है जैसा फ्रांस में, अथवा लचीला भी हो सकता है जैसा कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय सरकार में होता है, और एकात्मक सरकार में स्वतंत्र हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द्विसदनीय विधायिका, ये संघीय सरकार में होती है, और एकात्मक सरकार में द्विसदनीय हो भी सकती है अथवा एक सदनीय भी हो सकती है। द्विसदनीय का एग्जाम्पल है ब्रिटेन, और एक सदनीय है चाइना में। तो अब हमने समझ लिया कि संघीय और एकात्मक सरकार क्या होती है। अब हम भारत के सरकार के बारे में बातें करते हैं।
अब भारत के संविधान में संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया था। संविधान के निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया। पहला तो है देश का काफी बड़ा वृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन लोगों ने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी, जैसा हमारे देश में है विविधता में एकता। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। अब इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था राज्यों के संघ शब्द से दो बातें उभर कर सामने आती है। पहला तो कि अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, और दूसरा राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। अब भारत की संघीय व्यवस्था ये कनाडाई मॉडल पर आधारित। अब कनाडाई मॉडल में क्या अंतर है कि कनाडा में सशक्त केंद्र है और इसी आधार पर ये अमेरिकी मॉडल से एकदम भिन्न है। अब भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन कुछ फॉलोइंग आधार पर समानता दिखाती है। वो क्या क्या है? पहला, संघ का निर्माण, विखंडन का तरीका क्या है। दूसरा क्या है? संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग, ये कनाडा के संविधान में भी इसका प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। तीसरा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, मतलब केंद्र अधिक शक्तिशाली है। आप फोटो में देख सकते हैं कनाडा में भी ऐसे ही राज्यों को अलग किया गया है, जैसा भारत में है कि भारत देश काफी बड़ा है, उसको प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया है, ना कि अमेरिका जैसे कि अमेरिका में छोटे छोटे राज्य उन्होंने मिलकर एक बड़े से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संघ का निर्माण किया। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे संविधान की संघीय विशेषताएं। ये क्या क्या है? द्वैध राज पद्धति। अब हमारे संविधान में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था को अपनाया गया। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में अलग अलग मतलब संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। और दूसरा है शक्ति विभाजन। अब संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें अलग अलग विषय बांटे गए हैं। नेक्स्ट है कठोर संविधान। तो संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया है। कैसे बनाए रखा गया है? जब इसमें जो संविधान में संशोधन की व्यवस्था है वो काफी कठोर रखी गई है। नेक्स्ट है द्विसदनीय। अब संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। ये कौन कौन सा है? उच्च सदन जो है राज्यसभा और निम्न सदन जो है लोकसभा। अब राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा जो थोड़ी सी कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। अब नेक्स्ट है लिखित संविधान। अब हमारा संविधान न केवल लिखित संविधान है वरना बल्कि विश्व का सबसे ज्यादा विस्तृत संविधान भी है। इसमें एक प्रस्तावना और मूलतः 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभक्त है, इस समय बढ़ गए हैं। तो इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियां और उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना की गई है, जिससे ये दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। फिर नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। पहला तो है कि अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा है केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करना। अब संविधान ने काफी अलग अलग तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा रखना, उनकी सेवा की शर्तें निश्चित रखना आदि। अब हमने देखा कि संविधान में संघीय व्यवस्था की काफी ज्यादा उल्लेख है, लेकिन संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं। अब वो विशेषताएं क्या क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला है सशक्त केंद्र। अब शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफी इसके विरुद्ध है। अब पहला तो है कि केंद्रीय सूची जो संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसमें केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय है। दूसरा है केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं, और तीसरा जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र को ऊपर रखा गया है।
जबकि अगर अमेरिकी संविधान की बात देखें तो अमेरिका में राज्यों को ज़्यादा पावर दी गई है केंद्र की तुलना में। दूसरा पॉइंट है एकल संविधान। अब सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं बल्कि राज्यों का भी संविधान है, और राज्यों और केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का ही पालन करना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। अब राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये सदस्यता 1 से 31 तक है। 31 सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा की सदस्यता। अब यही अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूरी तरह से महत्व दिया जाता है, और अमेरिकी सीनेट में टोटल 100 सदस्य होते हैं, और जो प्रत्येक राज्य से 2-2 होते हैं सदस्य, मतलब 50 राज्य, हर राज्य से 2 सदस्य, तो टोटल 100 सदस्य होंगे। फिर नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध। अब हमारे संविधान में 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित की गई है, राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। तो और आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हैं, और ये व्यवस्था बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देता है। और फिर नेक्स्ट है एकीकृत न्यायपालिका। अब भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है, और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र और राज्य कानूनों दोनों पर ही लागू होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका में न्यायालय को देखें तो वहां पर न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, संघीय कानून संघीय न्यायपालिका में और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, और इसमें है भारत का नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक, जिसे CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के भी खातों की जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इस तरह यह व्यवस्था राज्यों को की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। नेक्स्ट है राज्यपालों की नियुक्ति। अब राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जैसे पूरे देश का प्रमुख राष्ट्रपति है वैसे राज्यों का प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राज्यपाल केंद्र के एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। अब राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है, और राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार है। अब नेक्स्ट है राज्य अनश्वर नहीं। इसका मतलब है राज्य स्थायी नहीं है, जैसे कि अन्य संघों में होता है। उसके विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई के द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को भी परिवर्तित कर सकती है, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की ही जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। नेक्स्ट है संविधान का लचीलापन। अब अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद के द्वारा साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। वहीं अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। अब दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अलग से राज्य की नागरिकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। अब अमेरिका में संघीय सरकार और राज्य सरकारों की अपनी अलग अलग लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र और राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS और IFS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी नियुक्ति की जाती है। इन पर केंद्र का ही पूरी तरह से नियंत्रण भी होता है। फिर नेक्स्ट है राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। अब राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को काफी सारे अधिकार दिए जाने के बावजूद भी केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका मतलब है कि बिना संविधान संशोधन के भी संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी।
अब जो चुनाव आयोग है वो न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य के विधानमंडलों के भी चुनाव करवाता है, लेकिन इस यूनिट की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि भारत का संविधान संघीय व्यवस्था पर तो आधारित है, लेकिन इसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।